नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए बच्चों, आज हम यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी वाले बच्चों की क्लास है और यहाँ हम आज उनकी जो बुक है गद्य भारती, उस गद्य भारती का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भाग्य और पुरुषार्थ और जो लिखा गया है जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा, तो आज हम ये उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर हमारी क्लास जिसका नाम है भाग्य और पुरुषार्थ भाग 1 यानी कि लेक्चर नंबर 1। और इसमें आज हम इनके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी, उनको पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों जैनेन्द्र कुमार जी एक मनोवैज्ञानिक लेखक है, मनोवैज्ञानिक साहित्यकार है। उनकी कई कहानियां हैं, उनके कई उपन्यास है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि भाग्य और पुरुषार्थ क्या होता है और भाग्य किस प्रकार से, पुरुषार्थ क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर आप भाग्य के भरोसे और पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, पुरुषार्थ क्या होता है, कर्म करना, कर्मशील होना, ठीक है। अगर आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो तो आपका जो भाग्य है ना, आपको लग रहा है, किसी ने आपको कह दिया कि भाई आप तो विदेश भ्रमण करोगे, आप तो कलेक्टर बन जाओगे, लेकिन कलेक्टर सिर्फ आप बैठे बैठे नहीं बनोगे जब तक आप अपने पढ़ने का कर्म नहीं करते हो। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। लेकिन चैप्टर पढ़ने के पहले हम, आपको पता है फर्स्ट लेक्चर हमारा किसका होता है, एज यूजुअल लेखक या कवि परिचय का होता है। हमारा गद्य साहित्य चल रहा है, यानी कि गद्य भाग चल रहा है, तो हमारे अभी लेखक चल रहे हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि हमारे जो लेखक हैं उनका नाम क्या है और किस प्रकार के लेखक है। तो हम यहाँ बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में। देखिए, ये है हमारे यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार जी, ठीक है। तो जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में बात करते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक लेखक है। मनोवैज्ञानिक क्या होता है, जिसमें मन का विज्ञान हो। मनोविज्ञान क्या होता है, मन का विज्ञान। और जो मन को जानने वाले वैज्ञानिक होते हैं वो कौन होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक में उन्होंने देखो, एक तो लिखा है यहाँ पर हमारा ये निबंध हो जाएगा, एक तरह का क्या है, ये निबंध हो जाएगा। और ये जिसका नाम क्या है, भाग्य और पुरुषार्थ। हिंदी साहित्य जगत में जैनेन्द्र कुमार जी को मनोवैज्ञानिक लेखक या साहित्यकार के रूप में जाना जाता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार है। इनका बहुत ही विशेष उल्लेखनीय नाम है। कहानी एक मैंने पढ़ी थी, काफ़ी समय पहले पढ़ी थी, एक पाजेब कहानी है, पाजेब, ठीक है। अब पाजेब एक कहानी है और ये अलग अलग विधाओं में, जैसे निबंध विधा में लिखा है उन्होंने, समीक्षा भी लिखी है, आलोचना मतलब जो करी है, और कई उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। तो उपन्यास में भी उनका कहीं मनोवैज्ञानिक जो थोड़ा सा पुट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हर एक रचना में उनकी मनोवैज्ञानिकता को देखने को मिलता है। तो पाजेब कहानी में क्या होता है कि एक पाजेब खो जाती है, जो बुआ है वो घर में एक बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि उसने लिया होगा, उसको कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके मनोवैज्ञानिक विचारधारा को वहां पर व्यक्त किया गया है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। ऐसे ही भाग्य और पुरुषार्थ में मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया गया है, बताया है कि कैसे मन का विज्ञान है, कैसे हम मन के अंदर सोच लेते हैं और मन के सोचे हम क्या क्या कार्य, क्या क्या कर्म करते हैं, ठीक है। तो अब चलते बच्चों हम यहाँ पर हमारे जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में संक्षिप्त परिचय को लेकर। तो संक्षिप्त परिचय के रूप में देखिए कि जैनेन्द्र कुमार जी का जो जन्म है वो 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी में हुआ था। अब 1905 तो आपको अच्छे से पता है कि 1905 की जो तारीख है वो हमारे इतिहास में बंग भंग के नाम से जानी जाती है। बंग और भंग, कभी भी आप इतिहास पढ़ते होंगे ना, हिस्ट्री पढ़ते होंगे, जब आता होगा बंग भंग होता है बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो मैं इस डेट को इसी नाम से याद करती हूँ, तब मुझे थोड़ा सा याद हो जाता है। फिर मैं थोड़ा उसको कनेक्ट कर लेती हूँ। क्या करती हूँ कि जैनेन्द्र कुमार जी को कनेक्ट कर लिया आपने बंगाल विभाजन से, तो आपको याद हो जाएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, और 1905 में हुआ था, और इनका जो जन्म है वो भी 1905 में। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके डेट नहीं आती है या डेट आ गई और सन थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, तो आप इस तरह से कनेक्ट करके ट्रिक अपनाकर आप याद कर सकते हो। तो किसी न किसी को एक पहलू से दूसरे पहलू के साथ जोड़ना होगा, तभी हम उसको कनेक्ट करके और फिर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 जनवरी 1905 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है, कोड़ियागंज अलीगढ़ में। और अलीगढ़ कहाँ है बच्चों, उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
कोडियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। किनका? जैनेंद्र कुमार जी का। घर का नाम था उनका आनंदी लाल। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी उठ के आ गया कि भाई जैनेंद्र कुमार जी का घर का नाम क्या था? आनंदी लाल था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो छेन गुरुकुल हस्तिनापुर में, और ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। और लेखन विधा उनका गद्य साहित्य ही है, गद्य में ही उन्होंने कार्य किया है। भाषाएं उनकी सीधी सादी सरल एवं सुबोध भाषा है। शैली उनकी विचारात्मक और वर्णनात्मक है। तो यहाँ तक आपने देखा, एक बार फिर से देख लीजिए। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी में कोडियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन का नाम उनका आनंदी लाल था। छेन गुरुकुल हस्तिनापुर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। उसके बाद जो लेखन विधा है, सबसे ज़्यादा उन्होंने साहित्य जो लिखा है वो गद्य साहित्य लिखा है। भाषा उनकी सीधी सादी है, आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। ठीक है, और शैली उनकी कैसी है? विचारात्मक और वर्णनात्मक। अब जो गद्य होते हैं, निबंध होते हैं, वो कैसे होते हैं? विचारात्मक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक। ठीक है, इस तरह से ये उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय था। अगर आप चाहो तो साहित्यिक परिचय के साथ आपको जीवन परिचय लिखना होता है, बिल्कुल, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद उनकी आप रचनाएं बता सकते हो। तो देखिए यहाँ तक आपको याद हो गया है। अब चलते आगे। अब आते हैं हमारे यहाँ पर प्रमुख रचनाएं। साहित्यिक परिचय में साहित्य जो शब्द है वो रचनाओं को लेकर है कि भाई किसी फला जो कोई लेखक या कवि है, उन्होंने कितना साहित्य लिखा है, तो वो उनका हो जाता है साहित्यिक परिचय। या साहित्य के क्षेत्र में उनको किस नाम से जाना जाता है, कोई उत्कृष्टता है या कोई किसी चीज में सर्वश्रेष्ठता है, सर्वोत्तम कोई लेखक या कवि है, तो वो किस विषय में किस विशेष कारण से है या किस विशेषता के कारण है, तो वो भी होना चाहिए, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो वो हो जाता है हमारा साहित्यिक परिचय और साहित्य में स्थान को लेकर। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो केवल और केवल जीवन परिचय था। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 12th में आपका साहित्यिक परिचय आएगा, चाहे वो सामान्य हिंदी के बच्चे हो, चाहे वो साहित्यिक हिंदी के बच्चे हो, साहित्यिक परिचय आएगा, उसमें आपको जीवन परिचय भी लिखना है सबसे पहले। उसके बाद आपको साहित्य के बारे में बताना है। ठीक है, तो अब उनकी साहित्य के क्षेत्र में जो रचनाएं हैं वो बता देते हैं कि प्रस्तुत प्रश्न, देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये सब उनकी क्या है बच्चों? ये कुछ तो उनके कहानी संग्रह हो गए हैं क्योंकि गद्य में ही लिखा है। और परख, सुनीता और त्यागपत्र ये उनके उपन्यास है। ठीक है, आगे देखिए। मृत्यु हुई थी उनकी 24 दिसंबर सन 1988 ईस्वी में। याद रखिएगा, 2 जनवरी 1905 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और अधिकांश तौर पर जन्म ही पूछते हैं, मृत्यु बहुत कम, कोई 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मृत्यु पूछी जाती है, अदरवाइज जन्म ही पूछा जाता है। तो आपको जन्म ज्यादा याद रखना है। अब आता है साहित्य में स्थान। अब देखिए, क्योंकि गद्यकार थे, ये कौन थे भाई? गद्य विधा में उन्होंने लिखा था। तो गद्य में कई विधाएं हैं। गद्य में आपको पता है, मैं अभी जब बीच में हम क्लास लेंगे गद्य साहित्य के इतिहास की बात करेंगे, काफ़ी लंबी क्लास जाएगी, हो सकता है कि 2 या 3 लेक्चर में वो कंप्लीट हो ऐसा। तो उस समय क्या करें, उस समय मैं आपको बताऊंगी कि गद्य की कितनी विधा होती है। कुछ विधा तो हम यहाँ भी देख लेते हैं। नाटक होता है, कहानी होता है, रिपोर्टाज होता है, संस्मरण होता है, निबंध होता है, साक्षात्कार, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, ठीक है, और उपन्यास। ठीक है, ये मतलब 10 तो अभी मुझे याद है। और भी बहुत यात्रा वृतांत होते हैं, आप यात्रा करने गए हो वो आपने लिख लिया है। भाषण होता है, भाषण भी होता है गद्य की विधा। तो 12 तो ये हो गए, 4-5 और होते हैं थोड़े। तो यहाँ देखिए, साहित्य में स्थान, उपन्यासकार की बात करते हैं, कहानीकार की बात करते हैं, निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखा जाता है। किनका? जैनेंद्र कुमार जी का। तो जैनेंद्र कुमार जी गद्यकार तो है, तो गद्यकार में गद्य की कौन कौन सी विधाओं में उन्होंने अपना साहित्य रचा है? उपन्यास, कहानी और निबंध। ये 3 जो विधाएं हैं, इनमें उन्होंने अपना उत्कृष्ट साहित्य रचा है। प्रेमचंदोत्तर का मतलब क्या होता है कि प्रेमचंद युद्ध, जब प्रेमचंद का युग था, प्रेमचंद कौन थे भाई? कथा सम्राट थे। ठीक है ना, कथा सम्राट थे। और कथा सम्राट प्रेमचंद का एक युग चला था, एक युग प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रेमचंद बहुत लंबे समय तक हिंदी साहित्य जगत में अपना स्थान बनाने में सफल हुए थे। उसके बाद जब प्रेमचंद के बाद का जो युग आता है उसको बोलते हैं प्रेमचंदोत्तर युग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? प्रेमचंद के बाद का समय, प्रेमचंद के बाद का समय।
तो प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ, यानी कि कथा सम्राट प्रेमचंद थे जिस समय प्रेमचंद युग चल रहा था। अब प्रेमचंद युग के बाद में जो समय आया है उसमें जैनेंद्र कुमार जी का नाम आता है। तो युग के श्रेष्ठ कथाकार, ठीक है, श्रेष्ठ कथाकार कौन से युग के भाई? प्रेमचंद युग के। प्रेमचंद युग, अगर हम हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट की बात करते हैं पूरे साहित्य जगत में तो प्रेमचंद का नाम आता है। लेकिन अगर युगों की बात करते हैं, अलग अलग युगों में कितने कितने लोग थे, तब हम यहाँ पर प्रेमचंद युग के कौन थे कथा सम्राट? प्रेमचंद स्वयं थे। प्रेमचंदोत्तर युग के कथा सम्राट कौन थे भाई? जैनेंद्र कुमार जी थे। अब ऐसे ही छायावाद युग के कौन थे भाई? या फिर प्रगतिवाद के कौन थे? या फिर द्विवेदीवाद के कौन थे? या फिर भारतेंदु युग के कौन थे? तो ऐसे अलग अलग समय के अलग अलग जो साहित्यकार है वो अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित करने में सफल हुए हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी के युग के बाद का जो समय आया था उस समय में जैनेंद्र कुमार जी सर्वश्रेष्ठ कथाकार के रूप में साबित हुए थे। तो जैनेंद्र जी का जन्म अलीगढ़ कोडियागंज नामक कस्बे में 2 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारे लाल, ध्यान रखिए पिता का नाम क्या था? प्यारे लाल, और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। पिता का नाम प्यारे लाल, माता का नाम रमा देवी। इनके जन्म के 2 वर्ष बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 2 साल के थे और पिता चल बसे थे। ठीक है, तो यह आपको याद हो गया है अच्छे से कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, परख, सुनीता और त्यागपत्र। उनकी मृत्यु हुई थी 24 दिसंबर 1988 ईस्वी में। साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। उनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है। प्रेमचंदोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार जी को जाना जाता है। ये उनका साहित्य में स्थान है। पिता का नाम प्यारेलाल जी और माता का नाम रमा देवी था, और 2 वर्ष, इनके जन्म के 2 वर्ष बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आगे चले बच्चों, इनका पालन पोषण इनकी माता और मामा ने किया, यानी कि वे कहाँ चले गए थे? ननिहाल में चले गए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम में हुई। अब देखिए क्या था, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इसका मतलब हस्तिनापुर इनका क्या है? ननिहाल हो गया है, क्योंकि ये अपने मामा के पास चले गए थे। तो मामा और माता ने दोनों, मम्मी और उनकी माँ और मामा ने मिलकर उनका पालन पोषण किया। तो ननिहाल पक्ष से ही हुआ, क्योंकि जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ से तो वे चले गए थे पिता की मृत्यु के बाद में। ठीक है, गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में हुआ और सन 1912 में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। प्रारंभिक शिक्षा वहाँ हुई और उसके बाद उन्होंने 1912 में गुरुकुल छोड़ दिया। 1919 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध है। तो 1919 में उन्होंने 10th क्लियर कर लिया था। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज में दाखिला लिया, और कौन से कॉलेज में? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। उससे पहले वे ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम जो हस्तिनापुर था, वहाँ से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, उनकी प्राथमिक शिक्षा थी जो प्राप्त की थी। किंतु सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। कई ऐसे साहित्यकार हैं अंग्रेजी शासन के समय के जिन्होंने अपनी पढ़ाई या फिर अपनी जो भी डिग्रियां थी या फिर उन्होंने जो भी प्राप्त किया था साहित्य के क्षेत्र में, कुछ उपाधियां भी प्राप्त की थी, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के साथ विद्रोह करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, न्योछावर कर दिया था। तो साहित्यकारों का भी आज़ादी के क्षेत्र में बिगुल बजाने का या आज़ादी दिलाने में साहित्यकारों का भी विशेष स्थान माना जाता है। तो असहयोग आंदोलन में 1921 में भाग लेने के कारण, क्योंकि 1919 में तो उन्होंने पास की थी कौन सी परीक्षा? मैट्रिक की परीक्षा, और 1919 में ही उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया और 2 साल पढ़े, क्योंकि कॉलेज इतनी जल्दी पूरा होता नहीं है। 2 साल पढ़े, इंटर नहीं किया, और 1921 में उन्होंने ये जो पढ़ाई थी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन में वे भाग लेने के लिए टूट पड़े थे। 1921 से 1923, देखिए 2 साल के बीच इन्होंने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया और उसमें सफलता प्राप्त करी। अर्निंग भी जरूरी है भाई, पैसा भी जरूरी है, तो इसलिए उन्होंने अपनी माँ के साथ में कुछ बिजनेस किया, व्यापार किया, और माँ से उनको थोड़ी सी सफलता प्राप्त हुई। इतना समझ में आया सभी को? आगे चलते बच्चों। सन 1923 में ये नागपुर पहुंच गए। 1923 में
अब 1921 में तो भाई कहाँ गए थे, असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे, पढ़ाई छूट गई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकल गई है। सिर्फ अभी अब पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने सिर्फ क्या किया था भाई, मैट्रिक पास थे वे। उसके बाद उन्होंने 1921 से 1923 के बीच में बिजनेस किया, सफल भी हुए। 1923 में वे नागपुर पहुंच गए अब, और राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे, संवाददाता के रूप में राजनीतिक पत्रों में। उसी समय इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब भाई देखिए 23 की बात है तो आज़ादी के पहले की बात है, और आज़ादी के पहले की बात है तो वे भी मतलब समझ जाइए कि आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे, और जो भी संघर्ष था, जेल जाना एक आम बात हो गई थी उस समय के लिए, एक गर्व की बात भी थी, ठीक है, आजकल नहीं है लेकिन पहले हुआ करती थी। तो वे भी जेल गए, और देखिए आगे क्या होता है, कहानी जैसे पढ़ना है आपको कि 1923 में वे नागपुर पहुंचे, वहां पर राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य किया, और उसी समय इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 3 महीने तक रहे जेल में। वे कितने महीने रहे? 3 महीने तक जेल में रहे, और इनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति छात्र जीवन से ही थी। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। क्या होता है? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी को बोलते हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करके ही वे आगे बढ़े थे। आजकल तो ट्यूशन की जरूरत होती है, कोचिंग की जरूरत होती है, पहले इतना नहीं था। बच्चे स्कूल जाना भी बहुत भाग्य समझते थे कि हम बहुत भाग्यशाली है, स्कूल जा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ही थे कि घर पर रहकर भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे। तो स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति थी उनको मतलब छात्र जीवन से ही हो गई थी। जेल में स्वाध्याय के साथ ही इन्होंने साहित्य सृजन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। अब जेल में क्या करते भाई, बैठे बैठे कुछ काम जो जेल कर्मियों को करने होते हैं, जो जेल में रहते हैं कैदी, उनको करने होते वो कर लेते, उसके बाद अपना समय कहाँ व्यतीत करते। तो उन्होंने क्या किया बच्चों कि उन्होंने मतलब जो साहित्य लिखना प्रारंभ किया है वो जेल में प्रारंभ किया है। इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। तो विशाल भारत क्या है बच्चों? एक पत्रिका है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि विशाल भारत क्या है? एक पत्रिका है। तो जनेंद्र कुमार जी की पहली कहानी खेल, प्रथम कहानी खेल 1928 में विशाल भारत नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये लाइन आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और हो सके तो इसको हाईलाइट कर लेना। इसके बाद ये निरंतर साहित्य सृजन में प्रवृत्त रहे। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर उनको लगा कि भाई प्रकाशित हो गई है, अब उनके मन में ये एक धारणा बन गई कि मैं इसी क्षेत्र में कार्य करूंगा। तो उन्होंने सृजन करना शुरू कर दिया, साहित्य लिखना शुरू कर दिया। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। आगे देखिए, जैनेंद्र जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। यानी कि उन्होंने कहानियां भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध, इनके साथ में संस्मरण भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नांकित है। निबंध संग्रह में देखिए क्या क्या है। निबंध संग्रह में है, जो निबंध लिखे हैं वो केवल निबंध है। यहाँ पर प्रस्तुत प्रश्न निबंध है, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये निबंध संग्रह है। और निबंध संग्रह देख लीजिए कौन कौन से है। कई बार आता है कि जड़ की बात जो निबंध संग्रह है वो किन साहित्यकार के द्वारा लिखा गया, या लेखक कौन है। पूर्वोदय निबंध संग्रह के लेखक कौन है, या फिर पूर्वोदय किस प्रकार की विधा है, कहानी है, संस्मरण है, निबंध है, या रेखा चित्र है, क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये क्या इनके निबंध संग्रह है। दूसरा आता है इनका उपन्यास। तो उपन्यास भी देखिए इन्होंने काफी लिखे हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध, ये 9 इनके क्या है, उपन्यास है। तो ये भी याद रखिएगा, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सा? परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, विवर्त है, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध। तो 9 उनके क्या है, उपन्यास संग्रह है। आगे देखिए, कहानियां आ जाती है। नंबर 3 में आ जाती है कहानियां। कहानी में देखिए फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, इन संग्रहों के बाद जैनेंद्र को समस्त कहानियां 10 भागों में प्रकाशित की गई है। जैनेंद्र की मतलब ये तो कहानी संग्रह है, और इन कहानी संग्रह के बाद में उनकी जो कहानियां हैं उनको 10 भागों में प्रकाशित की गई है जैनेंद्र की।
जितने जैनेंद्र कुमार जी की जितनी भी कहानियां, उनको 10 भाग 10 खंड अलग अलग लिए गए हैं, इतनी कहानियां उन्होंने लिखी है। पाजेब का जिक्र मैंने आपको किया था और ये बहुत ही उत्कृष्ट कहानियों में मानी जाती है। अब आता है नंबर 4, संस्मरण। संस्मरण है ये और वे, एक ही उनका संस्मरण संग्रह है, ये और वे। अनुवाद आता है नंबर 5 पर, मंदालिनी नाटक है, पाप और प्रकाश नाटक है, ये भी प्रेम में भगवान कहानी संग्रह है। तो ये क्या है, उनके अनुवाद अन्य भाषाओं से उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने संपादन कार्य भी किया है। ये तो उन्होंने लेखन कार्य किया है, अब लेखन के बाद उन्होंने संपादन भी किया है। तो क्या संपादन किया है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए लेखन में, निबंध संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, संस्मरण और अनुवाद। एक बार फिर भी इनकी जो भी चीजें हैं वो अंदर से आप याद कर लीजिएगा। जैनेंद्र की साहित्य सेवा का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो, मौलिक कथाकार के रूप में इनकी विशेष पहचान है ही। निबंधकार, विचारक के रूप में इन्होंने अद्भुत प्रतिभा दिखाई है। इन्होंने साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र आदि अनेक विषयों को लेकर निबंध रचना की है। इनके निबंध चिंतन प्रधान और विचारात्मक है। कैसे है, इनके चिंतन प्रधान है और विचारात्मक है और विचार प्रधान है। तो जैनेंद्र कुमार जी के जो निबंध हैं उनकी विशेषता क्या है। अब आ जाता है कि जैनेंद्र कुमार जी के निबंध की विशेषता बताइए। यहां पर लिखते हैं हम विशेषता। तो पहली क्या है, चिंतन प्रधान, चिंतन प्रधान, और दूसरी विशेषता है उनकी विचार प्रधान। ठीक है, पहली विशेषता क्या है कि चिंतन प्रधान उनके निबंध है, और दूसरा है उनके निबंध कैसे है, विचार प्रधान है। इनका विचार करने का अपना अलग ढंग है। कभी विषय को सीधे उठा लेना, कभी कुछ दूसरे प्रसंगों की चर्चा करते हुए कुछ विषय पर आना, और कभी मूल विषय के केंद्रीय विचार सूत्र की व्याख्या करते हुए विषय विस्तार करना। मतलब अलग अलग ढंग से विचार करते हैं। कभी तो क्या करते हैं, वो कोई भी टॉपिक हुआ उसको फटाफट सीधा डायरेक्टली ले लिया कि भाई ये बताया है। कभी क्या किया उन्होंने, दूसरे कोई प्रसंग छेड़ दिया, कोई वाकया छेड़ दिया और उस वाकये के पक्ष में वो अपनी बात बताना चाह रहे हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि मूल विषय की केंद्रीय विचार सूत्रों को ही अपना विषय बना लेते हैं। तो अलग अलग ढंग से उन्होंने अपनी रचनाओं को रचा है। कभी किसी कथा संदर्भ को प्रस्तुत करके उसके भीतर के विचार सूत्र को निकालकर आगे बढ़ाना। अब ये जो उदाहरण है, ये जो तरीका बताया है, ये पाजेब कहानी में काफ़ी हद तक देखने को मिलता है कि कभी क्या करा है कि कोई कहानी बता दी, कहानी के माध्यम से बाल मनोविज्ञान को बताया है। पाजेब में क्या होता है, बाल मनोविज्ञान, कि बच्चे का मन कैसा होता है, उसका मन किस प्रकार चंचल होता है, अगर हम उसके साथ किस तरह से बात करते हैं तो उसका असर उस पर क्या पड़ेगा। तो बच्चे के बाल मनोविज्ञान को जो बताने का प्रयास करा है वो पाजेब कहानी के माध्यम से करा है। कभी पाठकों को आमंत्रित करके उसके साथ बातचीत करते हुए एक परिचर्चा के रूप में प्रतिपाद विषय को प्रस्तुत करना। इनकी विचार पद्धति की विविध भंगिमाएं हैं। तो उनके साहित्य की विशेषताएं हैं बच्चों, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यहाँ से देखिए कि कभी यहाँ से एक नंबर ये हो गया, कभी विषयों को सीधे उठा लेना, कभी कोई दूसरे प्रसंगों की चर्चा करते हुए आना, कभी मूल विषय के केंद्रीय विचार सूत्र की व्याख्या करते हुए विस्तार करना। ठीक है, 3 नंबर हो गया। उसके बाद ये आ गया हमारा 4 नंबर, प्रस्तुत करके उसके भीतर के विचार सूत्र को निकाल देना और आगे बढ़ना। और कभी यहाँ पर आ जाएगा 5, पाठकों को आमंत्रित करके उनके साथ बातचीत करते हुए एक परिचर्चा के रूप में प्रतिपाद विषय को प्रस्तुत करना। इनकी विचार पद्धति की विविध भंगिमाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं। किसी भी प्रश्न पर विचार करते हुए ये उसके आंतरिक पक्ष को विशेष महत्व देते हैं, अंदर के भाव को। इसलिए इनके निबंधों में दर्शन, मनोविज्ञान और अध्यात्म के शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। विचार की निजी शैली के कारण ही इनके निबंधों में व्यक्तिनिष्ठता आ गई है। तो जैनेंद्र कुमार जी के निबंध कैसे है, व्यक्तिनिष्ठ निबंध है, वस्तुनिष्ठ निबंध नहीं है। ठीक है, जैनेंद्र के निबंधों की भाषा मूलतः चिंतन की भाषा है। ये सोचा हुआ न लिखकर सोचते हुए लिखते रहते हैं, पहले से सोचा हुआ नहीं, लिखते जाते हैं और कड़ी आगे बढ़ती जाती है, विचार करते जाते हैं, चिंतन करते जाते हैं, और उनके विचार कब शब्दों में बदल जाते हैं और आगे आगे एक बड़ा या तो निबंध बन जाता है, या कोई उपन्यास बन जाता है, या कोई कहानी बन जाती है। आगे देखिए
इसलिए इनके विचारों में कहीं कहीं उलझाव आ जाता है, कहीं कहीं में उलझते हुए से भी नजर आते हैं। इनकी विचारात्मक शैली में प्रश्न उत्तर, तर्क, युक्ति, दृष्टांत आदि तत्वों का समावेश उसे गूढ़ता प्रदान करता है। गूढ़ता का मतलब क्या होता है? गहराई प्रदान करता है। क्या होता है? गहराई, गहरापन लाता है। शब्द चयन, अब शब्दों का चयन कैसे किया है? शब्द चयन में जैनेंद्र का दृष्टिकोण उदार है। मतलब कैसे? उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के शब्दों का चयन किया है। यह सही बात को सही ढंग से उपयुक्त शब्दावली में कहना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें चाहे अंग्रेजी से शब्द लेना पड़े, चाहे उर्दू से लेना पड़े, चाहे संस्कृत से लेना पड़े, तो उदार का मतलब है तो होता है कहीं से भी कोई शब्द ले लिया अपनी बात को सही तरह से बताने के लिए। क्योंकि देखिए वे समाज में रहते थे और जानते थे कि समाज में कुछ शब्द ऐसे फिट हो रखे हैं कि जो मनुष्य है, जनता है या लोग हैं, सामाजिक जो लोग हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो समाज से जुड़े हुए रहने के लिए वे उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे जिससे समाज को उनकी जो रचनाएं है वो आसानी से बोधगम्य हो जाए या समझ में आ जाए। इसलिए वे क्या करते थे, जहां उनको लगता कि अंग्रेजी का कोई शब्द लेना चाहिए वो वहां पर ले लेते, उनको लगता कि उर्दू का शब्द यहाँ पर काम आया तो वो वहां पर भी ले लेते, या फिर लगता कि तत्सम शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर फिट हो सकता है तो वो भी वहां ले लेते थे। तत्सम शब्दों का चयन करना पड़े, चाहे ठेठ घरेलू जीवन का या फिर बिल्कुल ही घरेलू जीवन ग्रामीण क्षेत्र की भाषा का प्रयोग करना पड़े, तब भी वे उसको ग्रहण करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे, कोई सोच विचार नहीं करते थे और उदार प्रवृत्ति से शब्दों का चयन कर लेते थे। तो बहुत सारी उनकी देखिए भाषा शैली की भी विशेषताएं है, बहुत सारी शब्द चयन की भी विशेषताएं है, उनके साहित्य की भी विशेषताएं आ गई। तो जैनेंद्र कुमार जी को हम देख रहे हैं कि कितने उत्कृष्ट श्रेणी के गद्यकार हुए थे ये। वस्तुतः जैनेंद्र की शैली इनके व्यक्तित्व का ही प्रतिरूप है। हिंदी साहित्य के विद्वानों के समक्ष जैनेंद्र ऐसी उलझन है जो पहले से भी अधिक गूढ़ है यानी गहरी है। इनके व्यक्तित्व का यह सुलझा हुआ उलझाव इनकी शैली में भी लक्षित होता है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इन्होंने विचारात्मक, विवरणात्मक, प्रश्नात्मक, भावात्मक और मनोविश्लेषणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। देखिए कौन कौन सी शैलियों की बात करते हैं हम यहाँ पर। शैलियाँ, पहली है विचारात्मक, दूसरी है वर्णनात्मक, विवरणात्मक है ना, विवरणात्मक। फिर है प्रश्नात्मक, यानी प्रश्न पूछने के भाव से भी उन्होंने रचनाओं को शुरू करा है, किसी रचना को। ठीक है। नंबर 4 में आ जाता है भावात्मक, भावुक भी थे ये काफी। और नंबर 5 में आता है मनोविश्लेषणात्मक। और ये मनोविश्लेषणात्मक है ना, यही शैली विश्लेषणात्मक, ये मनोविश्लेषणात्मक शैली ही उन्हें एक उत्कृष्ट साहित्यकार बनाती है। तो ये उनकी शैलियां है, विचारात्मक, विवरणात्मक, प्रश्नात्मक, भावात्मक और मनोविश्लेषणात्मक। आगे देखिए बच्चों, अब हम यहाँ बात करते हैं जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा जो लिखा गया हमारी बुक में निबंध है भाग्य और पुरुषार्थ। उसका थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, उसका थोड़ा सा ऐसे ही भाव देख लेते हैं, क्या है विचार देख लेते हैं कि प्रस्तुत निबंध, जो निबंध दिया गया है कौन सा, भाग्य और पुरुषार्थ, कि प्रस्तुत निबंध भाग्य और पुरुषार्थ में जैनेंद्र ने भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में मौलिक दृष्टि से विचार किया है। मौलिक यानी कि अपनी खुद की स्वयं के विचार, मतलब इनके विचारों के पहले भाग्य और पुरुषार्थ को लेकर कोई ऐसी रचना नहीं है, तो उनके खुद के विचार है, ये मौलिक रचना है, उनके खुद की अंदर की अनुभूति है। इनके अनुसार ये दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर सहवर्ती है। जैनेंद्र कुमार जी क्या कह रहे हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों विरोधी नहीं है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए या कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, पुरुषार्थ के साथ काम करना चाहिए, तभी आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। लेकिन जैनेंद्र कुमार जी कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। भाग्य हमें है
इसलिए आप पुरुषार्थ कर रहे हो, और आप पुरुषार्थ कर रहे हो इसलिए आपका भाग्य उज्जवल हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए सहवर्ती है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। भाग्य तो विधाता का ही दूसरा नाम है कि ईश्वर आपके साथ है, यानी कि आप भाग्यशाली हो, और विधाता की कृपा को पहचानना ही भाग्योदय है। और आप ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों को अगर आप पहचान लेते हो तो क्या हो गया है, पहचानने के बाद आप उसी मार्ग पर चलते हो जिस मार्ग पर आपको लगता है मेरा भाग्य उज्जवल हो सकता है। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको भाग्योदय यानी कि आपको पहचानना है विधाता की कृपा को, यानी कि ईश्वर के द्वारा दी गई कृपा को, उनके द्वारा दिए गए वरदान को पहचानना है और फिर उस वरदान को सार्थक करने के कर्म में जुट जाना है। ये हो गया आपका पुरुषार्थ। तो यहाँ पर जैनेंद्र कुमार जी ने भाग्य यानी विधाता यानी कि ईश्वर और पुरुषार्थ यानी कि कर्म दोनों को जोड़कर एक साथ देखने की कोशिश की है और एक साथ बताने की कोशिश की है। मनुष्य का सारा पुरुषार्थ विधाता की कृपा प्राप्त करने में ही है। अब देखिए, हम ईश्वर से कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, सिर्फ ईश्वर से, और लग जाते सुबह 5 बजे उठकर आरती करने लग जाते, दीपक घुमाने, है ना, जल चढ़ाने के लिए। और वार के अनुसार सोमवार है तो शिव जी का वार है, मंगलवार है तो हनुमान जी का है, बुधवार है तो या गणेश जी का वार है, आपका गुरुवार आ गया आपका नारायण यानी बृहस्पति देव का वार हो गया, शुक्रवार आपका लक्ष्मी जी का है, शनिवार फिर शनिदेव जी या हनुमान जी का वार है, और रविवार आ गया आपका सूर्य देव। ठीक है, तो ऐसे कई लोगों ने तो वार के अनुसार ईश्वर को डिवाइड कर रखा है कि आज मैं इनकी पूजा करूंगा। तो विधाता क्या है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य सारा पुरुषार्थ, अपना सारा जो कर्म है वो विधाता की कृपा को प्राप्त करने में, ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने में ही लगा रहता है। वो ये कह रहा है कि ईश्वर मेरे साथ है, लेकिन मैं ऐसे कर्म करूं कि भगवान मुझे आशीर्वाद दे, मैं अच्छे कार्य करूं, बस ईश्वर को खुश करने में, उसको प्रसन्न करने में अपना पुरुषार्थ लगाता है। विधाता की कृपा प्राप्त होते ही मनुष्य के कृतापन का अहंकार मिट जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। जब भगवान उसे आशीर्वाद दे देते हैं, ईश्वर उसे आशीर्वाद दे देता है मनुष्य को कि उसने कार्य किया है, तो उसके अंदर जितने भी कार्य करने का जो अहंकार था, घमंड था, वो चूर चूर हो जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। बस ये जो निबंध है उसमें जैनेंद्र कुमार जी ने यही बताया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाग्य अलग है और पुरुषार्थ अलग है, लेकिन जैनेंद्र कुमार जी है वो ये सोचते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों सहवर्ती है। भाग्य अगर है तभी आप पुरुषार्थ कर रहे हो भाग्य को प्राप्त करने के लिए। भाग्य क्या है, विधाता, विधाता को प्राप्त करने के लिए, उनके द्वारा दिए गए वरदानों को प्राप्त करने के लिए आप कर्म करोगे यानी कि पुरुषार्थ करोगे। तो भाग्य को प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ आवश्यक है। जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक आप भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो आपको अच्छे से समझ में आया ये सारी चीजें, निबंध आपको पता चल गया है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारा यहाँ से कि देखिए, जैनेंद्र कुमार जी एक गद्यकार है, सर्वश्रेष्ठ गद्यकारों की श्रेणी में आते हैं। तो जन्म हुआ था 2 जनवरी 1905 ईस्वी में, कोडियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और बचपन का नाम था आनंदीलाल। छैन गुरुकुल हस्तिनापुर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। गद्य साहित्य में उनकी विधा है और उनकी भाषा सीधी सादी थी, आसानी से समझ में आने योग्य भाषा थी। शैली उनकी विचारात्मक, वर्णनात्मक और मनोविश्लेषणात्मक भी। यहाँ शैली में देखिए, विचारात्मक, वर्णनात्मक, प्रश्नात्मक, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं आपको अगर आप नोट्स बनाते हैं तो, प्रश्नात्मक और भावात्मक और मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक शैली। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैंने 2 शैली लिखी हुई थी, 3 और लिख ली है। तो ये पूरा पेज आपको लर्न हो गया है। नेक्स्ट पेज देखिए, प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं में अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रमुख रचनाएं की जो है, हमने जो आगे हम और साहित्यिक पढ़ेंगे, उनका जो भी रचना साहित्य उनका पूरा पढ़ेंगे, चाहे वो निबंध संग्रह में हो, चाहे उपन्यास में हो, चाहे कहानी संग्रह में हो, चाहे अनुवाद में हो, चाहे संस्मरण में हो। ठीक है, किसी में भी हो, आपको उनमें से जितने जितने याद है वो प्रमुख रचनाओं में आप लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रमुख रचनाएं न लिख के मैं निबंध संग्रह अलग से लिखूं, कहानी संग्रह अलग से लिखूं और अनुवाद अलग से लिखूं, ठीक है, उपन्यास अलग से लिखूं, तो आप वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पर 8, 9, 10 इस तरह से उपन्यास कहानी है, तो आप चाहो तो 4-4 या 3-3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितनी याद है ना उतनी लिखिए।
आगे देखिए, मृत्यु हुई थी उनकी 24 दिसंबर 1988 ईस्वी में। साहित्य में स्थान की बात करें तो उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में ये साहित्य में, हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग, बताया प्रेमचंदोत्तर युग क्या होता है? प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकारों में इनका नाम लिया जाता है। किनका? जैनेंद्र कुमार जी का। और इनकी जो कथाकार कहानियां हैं वो उन कहानियों में मनोविज्ञान का गहरा पुट देखने को मिलता है। फिर ये रिपीट हो गया है कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारेलाल जी और माता का नाम रमा देवी था। इनके जन्म के 2 वर्ष बाद में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और फिर उसके बाद में हस्तिनापुर में उनके माता और मामा ने दोनों ने मिलकर उनका पालन पोषण किया। और जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हस्तिनापुर के गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में हुई थी। और 1912 में उन्होंने आश्रम छोड़ दिया और गुरुकुल छोड़ दिया था। उसके बाद में फिर उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय किया। ठीक है, 1912 में 12 से लेकर 1919 तक उन्होंने स्वाध्याय किया। 1919 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इंटर करने के लिए, कॉलेज करने के लिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। लेकिन 1921 में असहयोग आंदोलन होने के कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई थी उन्होंने बीच में छोड़ गई और ये जो शिक्षा का क्रम था वो टूट सा गया था। आंदोलन में भाग लिया और शिक्षा का क्रम टूट गया और वे दूर हो गए। सन 1921 से 1923 तक उन्होंने अपनी माता के साथ में व्यापार किया और उसके बाद वहां से उन्होंने सफलता भी प्राप्त की थी। 1923 में वे नागपुर पहुंच गए और वहां राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में उन्होंने कार्य किया। उसी समय इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया भाई। अब जेल भेजने के बाद में वहाँ 3 महीने तक रहे और छात्र जीवन में ही उनके अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति थी। मैंने बताया 1912 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उसके बाद में 1912 में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद में 1919 तक उन्होंने स्वाध्याय किया था। तो ये जो स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है, विशेषता उनके अंदर थी। तो जेल में रहकर उन्होंने स्वाध्याय किया और छात्र जीवन से ही थी। जेल में स्वाध्याय के साथ ही उन्होंने साहित्य सृजन भी प्रारंभ कर लिया। अब देखिए, उनकी जो पहली कहानी खेल 1928 में विशाल भारत नाम के एक पत्रिका में संपादित हुई थी, प्रकाशित हुई थी। उसके बाद उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिला, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और इसी साहित्य के सृजन में वे लग गए, कार्य करने लग गए। और 24 दिसंबर 1988 में इनका देहावसान हो गया। ये उनका जीवन परिचय। अब आते हैं उनकी कुछ कहानियां। उन्होंने रचनाएं, उन्होंने कहानी भी लिखा है, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं और संस्मरण भी लिखे हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले निबंध संग्रह की बात करते हैं। तो निबंध संग्रह में देखिए, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्यिक आश्रय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेय और परिवार, ये उनकी निबंध संग्रह है। इनमें से अगर आपको 2-3 भी याद होती है तो भी बहुत अच्छी बात है। फिर आता है उपन्यास, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा और व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध, ये इनके उपन्यास है। तो मुझे लगता है परख, सुनीता और त्यागपत्र ये तो आपको अब तक रट गए होंगे, तो ये भी आप लिख सकते हो। आगे देखिए, कहानियों की बात करते हैं तो फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या। कई बार नीलम देश की राजकन्या के बारे में पूछा जाता है, पाजेब के बारे में पूछा जाता है, जयसंधि के बारे में पूछा जाता है और वातायन के बारे में पूछा जाता है। तो नीलम देश, पाजेब और वातायन ये तो बहुत ही खास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखनी है कहानियां। और जैनेंद्र जी की कहानियां है वो 10 खंडों में प्रकाशित की गई है सारी कहानियां। संस्मरण, ये और वे एक ही उनका संस्मरण। अनुवाद, मंदालिनी नाटक है, पाप और प्रकाश नाटक है, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह है। और उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने संपादन कार्य भी किया है, कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। तो ये हो गया उनका साहित्य में स्थान। देखिए, बहुत विस्तृत स्थान है। उनके जो निबंध है वो चिंतन प्रधान थे, विचार प्रधान थे और कई विशेषताएं थी। देखिए, इनकी विशेषताएं क्या थी कि मतलब शब्द चयन का या विचार करने का जो ढंग था वो क्या था, वो यहाँ बताया जा रहा है कि कभी तो विषय को सीधे उठा लिया, कभी कुछ दूसरे प्रसंगों की चर्चा करके फिर विषय को निकाला है या रचना लिखी है, कभी मूल विषय के केंद्रीय भाव को निकालकर ही उन्होंने अपनी रचना लिख डाली है, और कभी किसी कथा संदर्भ को प्रस्तुत करके और फिर उसके भीतर के विचार सूत्र को निकालकर वे आगे बढ़े हैं, और कभी पाठकों को आमंत्रित करके, जो पढ़ने वाले हैं उनको ही बताना शुरू कर दिया, उनको आमंत्रित करके और फिर बताने का प्रयास किया है। उसके बाद में
परिचर्चा के रूप में प्रतिपाद विषय प्रस्तुत किया है। इनकी विचार पद्धति की विविध भंगिमाएं थी। किसी भी प्रश्न पर विचार करते हुए ये उनके आंतरिक पक्ष को विशेष महत्व देते थे। ठीक है, कोई भी पक्ष उन्होंने विचार विमर्श किया है उसके अंदर के भाग को उन्होंने विशेष महत्व दिया है। ठीक है, और उनके जो निबंध है उनमें व्यक्ति निष्ठता का जो पुट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। यही उनकी भाषा की बात है। अब भाषा की बात देखें तो उन्होंने भाषा में काफ़ी लचीलापन रखा है, यानी काफ़ी उदार प्रवृत्ति रखी है। चाहे तो उन्होंने अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करा है, तो उर्दू शब्दों का भी प्रयोग करा है, तो संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग करा है, और तत्सम शब्दावली या सीधी सादी ठेठ जीवन घरेलू जीवन की भी शब्दों का प्रयोग करा है। ग्रामीण बोलचाल की भाषा का भी उन्होंने जहाँ उनको लगता है वहाँ उन्होंने उन शब्दों को लेना वाजिब समझा है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर विचार शैलियों की बात आ गई है, ये हमने सारी शैलियाँ देख ली है। उसके बाद आता है हमारा निबंध। निबंध किस तरह का है, क्या विचारधारा है, ये हमने देख ली है। तो आज बच्चों हम यहाँ पर इतना ही करेंगे। जीवन परिचय के रूप में जैनेंद्र कुमार जी को हमने पढ़ लिया है और मुझे लगता है पूरा साहित्यिक परिचय आप लिख सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जो ये चैप्टर है निबंध है भाग्य और पुरुषार्थ, उसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर दी एंड होती है। अगली क्लास के लिए तैयार रहेगा। जब तक हमने जो 2 जीवन परिचय अब तक पढ़ लिए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का और जैनेंद्र कुमार जी का, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही तैयार कर लीजिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।